हेलो, नमस्कार। वेलकम टू रमेश सिंह एजुकेशन पॉइंट और मैं हूँ रमेश सिंह यादव। दोस्तों, आज हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं जो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट की गई थी हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। अभी तक 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखें तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और ये तीसरा वीडियो है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935 या ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1813। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। इसे सैम्स फोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित भागों में विभक्त किया गया। इसे ही द्वैध शासन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का यह कथन है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए प्रथम पृथक शिलालेख, ऑप्शन बी पांचवा शिलालेख, ऑप्शन सी द्वितीय पृथक शिलालेख, ऑप्शन डी छठा शिलालेख। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रथम पृथक शिलालेख। प्रथम शिलालेख जो कि धौली में स्थापित था, इसको अशोक ने कहा था कि इसमें अशोक ने कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। इसके साथ ही अशोक ने यह भी कहा था कि आप लोग विद्रोह ना करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी नारायण सिन्हा या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ला। चंपारण किसान आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बिहार आने के लिए प्रेरित किया गया। यहाँ यूरोपीय नील उत्पादकों के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में किसानों द्वारा अहिंसात्मक आंदोलन चलाया गया। नील की खेती में तीन कठिया पद्धति से खेती करनी पड़ती थी। तीन कठिया पद्धति का मतलब था कि 3/20 भाग। राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से गांधी जी ने कृषकों की वास्तविक स्थिति की जांच की थी। इस आंदोलन के पश्चात तीन कठिया पद्धति समाप्त कर अवैध रूप से वसूल धन का 25% भाग किसानों को वापस कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पित्रा डेवरा शैली का प्रयोग किस इमारत में हुआ था? ऑप्शन ए एतादमुद्दौला के मकबरे में, ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा में, ऑप्शन सी पंचमहल में, ऑप्शन डी हुमायूं के मकबरे में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए एतादमुद्दौला के मकबरे में। मुगल काल में सर्वप्रथम पित्रा डेवरा शैली का प्रयोग नूरजहां ने अपने पिता एतादमुद्दौला के मकबरे में करवाया था। एतादमुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है और यह 1626 ईस्वी में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत सत्याग्रह या ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 की शुरुआत किया गया था। इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अंग्रेजों के दमन के बाद भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली आदि ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना। भारत छोड़ो आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग नहीं लिया था, परंतु अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण ने गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन में भूमिगत रूप से संचालन और नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दल ने 3 जुलाई 1947 को
भारत के विभाजन के विरुद्ध काले दिवस के रूप में मनाया था, क्योंकि विभाजन के बाद मुस्लिम बाहुल प्रांतों को चुनाव करना था कि वो भारत में शामिल होंगे या नवगठित पाकिस्तान में। ऑप्शन ए दिया है हिंदू महासभा, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध काले दिवस के रूप में मनाया था, क्योंकि विभाजन के बाद मुस्लिम बाहुल प्रांतों को चुनाव करना था कि वो भारत में शामिल होंगे या नवगठित पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन बी पियरी चंद्र मित्रा, ऑप्शन सी रसिक कुमार मलिक, या ऑप्शन डी रामतनु लाहिड़ी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से हेनरी विवियन डेरोजियो ने 1809 से 1831 ईस्वी तक यंग बंगाल आंदोलन चलाया। डेरोजियो ने बंगाल के नवयुवकों को आधुनिक तर्क बुद्धिवार, समानता, स्वतंत्रता जैसी बातों के बारे में जानकारी दी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? ऑप्शन ए हंटर कमीशन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी लिन लिथगो कमीशन, या ऑप्शन डी रेमांड कमीशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हंटर कमीशन। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। उसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था। उसके अध्यक्ष थे जेसी हंटर जी। बाद में इस कमीशन के जनरल डायर को निर्दोष करार दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुरुष सूक्त किस का भाग है? ऑप्शन ए ऋग्वेद का, ऑप्शन बी महाभारत का, ऑप्शन सी अथर्ववेद का, या ऑप्शन डी भगवत गीता का। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का भाग है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। इसमें विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला पहला मुसलमान सेना नायक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम खान गारदी, ऑप्शन बी नजीबुद्दौला, ऑप्शन सी मुजफ्फर हुसैन, या ऑप्शन डी दोस्त मोहम्मद रुहेला। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इब्राहिम खान गारदी। पानीपत का तृतीय युद्ध जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था, मराठा सदाशिव भाऊ और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई। अफगानों द्वारा मराठा तोपची इब्राहिम खां गारदी को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। और कथन 2 दिया है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया था, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों। दोनों कथन ऊपर जो दिए गए हैं वो दोनों सत्य हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों की वजह से हुआ और प्रारंभ में यह एक सैन्य विद्रोह ही था, परंतु कालांतर में ब्रिटिश सरकार को गैर कानूनी नीतियों और शोषण से समाज के सभी वर्गों, मजदूर, किसान, शिक्षक, वकील, महिलाओं के सभी वर्गों के प्रयासों से यह जनव्यापी विद्रोह बन गया। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्तांतरित हुआ था या हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1916 एंड ऑप्शन डी 1918। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1916, ऑप्शन सी।
भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एकीकृत योजना बनाई जा सके, इसके लिए सन 1916 ईस्वी में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। इसमें कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगला क्वेश्चन होगा, वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिया है कोल्हापुर, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी सूरत या ऑप्शन डी पूना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पूना में। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 ईस्वी में पूना में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, एम जोशी जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। अगला क्वेश्चन होगा, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ए जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए अमृतसर अधिवेशन 1919, ऑप्शन बी इलाहाबाद अधिवेशन 1930, ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन 1937 या ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन 1940। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन 1940। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन सन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इस अधिवेशन में पृथक मुस्लिम राज्य के निर्माण प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था। अगला क्वेश्चन होगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही। इनके सामने कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए जो इनसे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 4 के साथ और डी का 3 के साथ। मतलब कि अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी और प्रत्यक्ष कार्यवाही एम मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ष 1947 में भारत के विभाजन का कारण था? ऑप्शन ए सांप्रदायिक शक्तियों की विजय, ऑप्शन बी कांग्रेस की नीतियों की विफलता, ऑप्शन सी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सांप्रदायिक शक्तियों की विजय, कांग्रेस की नीतियों की विफलता, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति आदि कारणों से माउंटबेटन योजना के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन और भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी विधि विधानों से संबंधित है। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद्य और गद्य दोनों में है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस स्तंभ लेख पर हाथी का अंकन किया गया है? ऑप्शन ए दिया है सांची, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी संकीशा या ऑप्शन डी रामपुरवा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संकीशा अभिलेख, संकीशा अवस्तंभ। मौर्य शासक सम्राट अशोक के बिहार के चंपारण में स्थित लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ अभिलेख पर मोर का चित्र वर्णित है जो मौर्य या मौर्य वंश को इंगित करता है। अशोक के कुल 7 स्तंभलेख विभिन्न 6 जगहों से मिले थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में महाल वाली भूराजस्व व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स,
ऑप्शन सी हाल्ट मैकेंजी या ऑप्शन डी टॉमस मुनरो। राइट आंसर इज ऑप्शन सी हाल्ट मैकेंजी। अस्थायी बंदोबस्त। वर्ष 1990 में कॉर्नवेलिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व लागू किया। इसे अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तर कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू की गई थी। इसमें भारत का 19% हिस्सा शामिल था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। रैयतवाड़ी। इस व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को कहा जाता है। 1772 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया था और बाद में मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग एवं सिंध आदि क्षेत्रों में लागू की गई थी। यह ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक भूक्षेत्र लगभग 51% क्षेत्रों में लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का अर्थ गाँव होता है। महालवाड़ी व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया। इसे अवध में ताल्लुकदारी व्यवस्था और मध्य प्रांत एवं बरार में मालगुजारी भी कहते थे। यह व्यवस्था उत्तरी पश्चिमी प्रांत, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 30% भाग शामिल था। तो अगला क्वेश्चन होगा, किसने हाथ से बने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था? ऑप्शन ए गणेश वासुदेव जोशी, ऑप्शन बी एम.जी. रानाडे, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी बालेंद्र नाथ टैगोर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए गणेश वासुदेव जोशी। महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता गणेश वासुदेव जोशी ने स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया और सन 1877 ईस्वी में शाही दरबार में स्वयं के हाथ से बुने खादी के वस्त्र पहनकर गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी एन.एम. जोशी, ऑप्शन सी चमन लाल या ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में नारायण मल्हार जोशी द्वारा की गई। इसका पहला अधिवेशन 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बम्बई में हुआ, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बेप्टिस्टा व दीवान चमनलाल इसके महामंत्री बनाए गए। कांग्रेस के गया अधिवेशन जो 1922 ईस्वी में हुआ था, इसमें कांग्रेस ने एटक के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया था। एटक मतलब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य इल्तुतमिश द्वारा निर्मित नहीं है? ऑप्शन ए दिया है हौज शम्सी, ऑप्शन बी है जामा मस्जिद, ऑप्शन सी शम्सी ईदगाह या ऑप्शन डी कसरे सफ़ेद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कसरे सफ़ेद। इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज शम्सी, जामा मस्जिद, शम्सी ईदगाह का निर्माण करवाया था। बलबन ने दिल्ली के महल में कसर-ए-लाल एवं स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया। बलबन ने इल्तुतमिश का कसर-ए-सफ़ेद श्वेत महल भी बनवाया था। उसे दार उल अमान का निर्माण कराया, जहाँ सुल्तानों की समाधियाँ स्थित थी। सो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कसर-ए-सफ़ेद, जो इल्तुतमिश द्वारा निर्मित नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को कहा गया है, क्योंकि उसके सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन जैसे कार्यों से फूट डालो और राज करो की नीति मजबूत हुई। बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा सांप्रदायिक निर्वाचन जो 1919
1909 के अधिनियम से आया था। सांप्रदायिक निर्वाचन आदि गतिविधियाँ हो गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक या ऑप्शन डी विश्व भारती। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1930 को, ऑप्शन बी 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1930 को या ऑप्शन डी 12 अप्रैल 1930 को। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया तथा 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, माउंट बेटन योजना प्रस्तुत की गई थी 3 जून 1947 को, 13 जून 1947 को, 13 जुलाई 1947 को या 3 जुलाई 1947 को। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3 जून 1947 को। 20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। क्लेमेंट एटली जो समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यह अनाउंस किया था। माउंटबेटन द्वारा तैयार की गई भारत विभाजन की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर संविधानवादी समझे जाते थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू तथा एनी बेसेंट या ऑप्शन डी सत्यमूर्ति एवं KM मुंशी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सत्यमूर्ति एवं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर सत्यमूर्ति और KM मुंशी के संविधानवादी समझा जाता था। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक थे और भारत की उन्नति के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक दंगों का प्रयोग करना चाहते थे। वर्ष 1916 में होम रूल का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन हुआ था वर्ष 1904 ईस्वी में, वर्ष 1905 ईस्वी में, वर्ष 1906 ईस्वी में या वर्ष 1911 ईस्वी में। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वर्ष 1905 ईस्वी में। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन के दिन को संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन होगा, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1935। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1909। 1909 के अधिनियम में पार्लियामेंट्री सुधार के तहत मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था आरंभ की गई।
इन सुधारों में भारत के भावी विभाजन के बीच भी बो दिए थे। माना जाता है कि यहीं से जब पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, सांप्रदायिक विभाजन की, चुन निर्वाचन की, तो देश के बंटवारे का भी यहीं से स्टार्ट हो गया था। साइमन कमीशन भारत में कब आया? वर्ष 1926, वर्ष 1927, वर्ष 1928 या वर्ष 1929? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1928। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेस ने इसका सिविक कमीशन कहा है। इसमें कंजर्वेटिव, लेबर एवं लिबरल पार्टी के सदस्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे? ऑप्शन ने दिया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। इसी किताब में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना संबंधी सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने को थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन में संवादवाहक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए राजुक, ऑप्शन बी प्रतिवेदक, ऑप्शन सी निकाय, ऑप्शन डी युक्त। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिवेदक। मौर्यकालीन प्रशासन में संवादवाहक को प्रतिवेदक कहा जाता था। मौर्यकालीन प्रशासन में संवादवाहक को प्रतिवेदक कहा जाता था। सम्राट अशोक ने अपने छठे शिलालेख में भी सम्राट से मिल सकते हैं, चाहे वह शयन कक्ष में हो या भोजन कर रहा हो, उद्यान में टहल रहा हो इत्यादि का वर्णन किया गया है। प्रतिवेदक जन कल्याणकारी कार्यों की और जनता की समस्याओं की सूचना तुरंत व सीधे सम्राट को देंगे, ऐसी व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार लगाते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दांडी मार्च, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। इधर सूची दो गायब हो गया है। दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को, जबकि पूना पैक्ट हुआ था या पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा ऑप्शन बी JB कृपलानी। कांग्रेस के 54वें अधिवेशन एवं भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय JB कृपलानी भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 तक 5 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जवाहरलाल नेहरू 2 बार फैजपुर एवं लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? ऑप्शन ए है जलियांवाला बाग की दुखद घटना, ऑप्शन बी नागरिक अवज्ञा आंदोलन के क्रूर दमन, ऑप्शन सी चौरा चौरी की घटना, ऑप्शन डी भगत सिंह को फांसी दिया जाना। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जलियांवाला बाग की दुखद घटना। 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी भीड़ अपने लोकप्रिय नेताओं सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुई। जनरल डायर ने बाग को घेर कर अपने फौजियों को निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। मानवतावादी रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी।
अगला क्वेश्चन है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का केंद्र था। ऑप्शन ए किंग्सले पैलेस, ऑप्शन बी बकिंघम पैलेस, ऑप्शन सी सेंट जेम्स पैलेस, ऑप्शन डी 10 डाउनिंग स्ट्रीट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? ऑप्शन ए राशिद अहमद, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी मिर्जा गुलाम हैदर, या ऑप्शन डी ननाब देश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। इन्होंने कहा था कि एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक, जो फारसी भाषा में थी, इसको इन्होंने निकाली थी। तहजीब उल अखलाक का अर्थ है सभ्यता और नैतिकता। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए ब्रजलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, या ऑप्शन डी रागेश्वरी नेहरू। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन जो 1927 में भारत आया था, इसके प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी को तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू इसको सचिव थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, या ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर जी तथा तेज बहादुर स्प्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड व भारत का वायसराय इरविन था। इसमें 76 भारतीयों ने भाग लिया था। BS मुंजे व MR जयकर हिंदू महासभा के प्रतिनिधि थे। राजस्थान से 3 शासक बीकानेर के गंगा सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह व अलवर के जय सिंह ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। कांग्रेस के एकमात्र सदस्य गांधी जी थे, जो AS राजपुताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे थे। अंबेडकर AS काउंटेरासो नामक जहाज से पहुंचे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय वेलिंगटन थे। भारतीय सचिव सैमुअल होर ने गांधी जी का परिचय बकिंघम पैलेस में सम्राट से करवाया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यह सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन होगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किस गवर्नर के समय पारित हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी नॉर्थब्रुक, या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। इससे भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस एक्ट के तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह की अनुमति मिली थी।
अगला क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे? ऑप्शन ए है उत्तराध्ययन सूत्र, ऑप्शन बी कल्पसूत्र, ऑप्शन सी आचारांग सूत्र या ऑप्शन डी सूत्र कृतांग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराध्ययन सूत्र। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन में अष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। ऋग्वेद में ऋषभदेव तथा अष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस स्तंभलेख में अजीविकों व निर्ग्रंथों का संघ के साथ उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है 7वां बृहद स्तंभलेख, ऑप्शन बी है कौशाम्बी लघु स्तंभलेख, ऑप्शन सी है रुक्मिणीदयी लघु स्तंभलेख या ऑप्शन डी लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7वां बृहद स्तंभलेख। अशोक के बृहद स्तंभलेख 7 हैं जो 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ पहले अम्बाला, जो हरियाणा में है, अम्बाला में स्थित था, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित कराया था दिल्ली टोपरा अभिलेख को। केवल इस बृहद स्तंभलेख में 1 से 7 अभिलेख मिलते हैं तथा इसके 7वें स्तंभ लेख में अजीविकों व निर्ग्रंथों का संघ के साथ उल्लेख मिलता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बृहद स्तंभलेख। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल कुंतासी स्थित है? ऑप्शन ए दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम सौराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी हरियाणा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी सौराष्ट्र। कुंतासी या पश्चिमी सौराष्ट्र राजकोट के मालिया तालुके में फुल्की नदी के दाहिने तट पर स्थित विकसित हड़प्पा कालीन पत्तन बस्ती है। पीपी पांड्या द्वारा जानकारी दी गई व वाई.एम. चित्तवाला द्वारा व्यापक खोज की गई। इस टीले को स्थानीय तौर पर बेबी नो टिम्बो के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग के नियंत्रणाधीन थी? ऑप्शन ए दीवान रियासत, ऑप्शन बी दीवान रिसातल, ऑप्शन सी दीवान इंसा या ऑप्शन डी दीवान अर्ज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दीवान ए रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण हेतु दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना की तथा शाहना दीवान ए मांडी व बरीद दीवान ए मांडी नामक अधिकारी नियुक्त किए गए। मलिक याकूब को प्रथम दीवान रियासत नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्री श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन ए होयसल, ऑप्शन बी गंग, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी चालुक्य। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रवण बेलगोला स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 मीटर यानी 75 फीट ऊंची है और विश्व भर में एक पत्थर से बनी हुई बिना किसी सहारे के किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, इंडिका के लेखक हैं? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन बी पिलानी व ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिंदू इतिहासकार था? ऑप्शन ए
लुब उत त्वारिख का लेखन रवि वृंदावन द्वारा। फतुहात ए आत्मगिरी के लेखक पंडित ईश्वर दास नागर। ऑप्शन सी है चाहर चमन का लेखक चंद्रभान ब्राह्मण। ऑप्शन डी नुस्खा ए दिलकुशा का लेखक भीमसेन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पंडित ईश्वरदास नागर की फतुहात ए आलमगीरी में राजपुताना और मालवा की अंग्रेज के बीच कालीन घटनाओं का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में निर्मित कुतुब मस्जिद तथा 2.5 दिन के झोपड़े की भांति हुआ है। ऑप्शन ए काली मस्जिद। ऑप्शन बी खाकी मस्जिद खिड़की मस्जिद। ऑप्शन सी खंभात की जामा मस्जिद या ऑप्शन डी हैबत खाकी मस्जिद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी खंभात की जामा मस्जिद। खंभात की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण 1325 ईस्वी में हुआ था। स्थापत्य शैली की दृष्टि से उसका निर्माण दिल्ली में निर्मित कुतुब मस्जिद तथा 2.5 दिन के झोपड़े की भांति हुआ है। इसमें मेहराबों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक किया गया है। हैबत खाकी मस्जिद यह गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 1412 ईस्वी में हुआ था। इस मस्जिद की शैली में तुगलक शासक फिरोज तुगलक की स्थापत्य शैली का प्रभाव बढ़ता है। अगला है काली मस्जिद। इस 2 मंजिला मस्जिद का निर्माण फिरोज तुगलक के शासनकाल में हुआ था। यह मस्जिद तुगलक कालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। खिड़की मस्जिद इसका निर्माण 1375 ईस्वी में जहां पनाह नगर में हुआ था। यह वर्गाकार है तथा चारों कोनों पर ढालू बुर्जों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है कांग्रेस अध्यक्ष और दूसरी तरफ दिया गया है स्थान और वर्ष। तो अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं डॉक्टर आर.सी. दत्त, जॉर्ज यूले, श्रीमती एसिनी बेसेंट या ऑप्शन डी दिया है सरोजनी नायडू। उनके सामने स्थान और वर्ष दिया रहा है, सही सुनिश्चित करके लिखना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूलिप प्रथम जो एक अंग्रेज अध्यक्ष थे, इसमें पहली बार कांग्रेस का संविधान निर्मित हुआ। लखनऊ अधिवेशन जो है 1899 ईस्वी में रमेश चंद्र की अध्यक्षता में अस्थायी बंदोबस्त संपूर्ण भारत में लागू करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। ऑप्शन सी है कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा स्थल दिया है और वहाँ से प्राप्त सामग्री वस्तुएं। लोथल के सामने सूचना पट, कालीबंगा के सामने तांबे की कुल्हाड़ी, मीताथल के सामने ऊँट की अस्थियाँ और धौलीवीरा के सामने दिशा सूचक यंत्र। तो ABCD ऑप्शन दिया है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोथल जो है यह गुजरात की भोगो नदी पर स्थित स्थल है जहाँ से चावल व बाजरे के साक्ष्य, हाथी दांत का स्केल, लकड़ी की अन्नगार, दिशा सूचक यंत्र व अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सभी लोथल से। अगला शहर है कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित जहाँ से बेलनाकार मुहर फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग, हवन कुंड, ऊँट की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। जैसे ऊँट की अस्थियाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मीताथल हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित जहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है वो स्थान है मीताथल। अगला को है शहर है धौलावीरा। गुजरात के कच्छ में स्थित स्थल जो 3 भागों से विभाजित है, जहाँ से खेल के स्टेडियम व सूचना पट के साक्ष्य मिले हैं जिसमें 10 अक्षर लिखे हुए थे। अगला क्वेश्चन है
आर्य समाज के निम्नलिखित कार्यक्रमों में भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किसमें मिला? ऑप्शन ए है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन बी है पश्चिमी शिक्षा का प्रचार व किसानों का शिक्षण, ऑप्शन सी है स्त्री शिक्षा का प्रसार, या ऑप्शन डी शुद्धि आंदोलन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुद्धि आंदोलन। आर्य समाज ने गैर हिंदुओं को हिंदू धर्म में दीक्षित करने का कार्य शुरू किया कि अन्य सभी धर्म अपूर्ण हैं, इसलिए दूसरे धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म में दीक्षित करना आर्य समाज का कर्तव्य था। गौरक्षा के कार्यक्रम भी सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की नवीनतम तथा उल्लेखनीय विशेषता के रूप में व्यापक भागीदारी किसकी रही? ऑप्शन ए है किसानों की, ऑप्शन बी महिलाओं की, ऑप्शन सी छात्रों की, या ऑप्शन डी व्यापारियों की और उद्योगपतियों की। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महिलाओं की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 के दौरान कुलीन और रूढ़िवादी परिवार की हजारों महिलाओं ने अपने घरों की चार दीवारी लांघकर गिरफ्तार होने व जेल जाने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था? औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था? ऑप्शन ए ऑगियर, ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन सी सर जॉन गियर, या ऑप्शन डी सर निकोलस वेटे। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड। 7वीं सदी के अंत तक अनाधिकृत व्यापारियों ने समुद्र में खुलेआम लूटपाट प्रारंभ कर दी थी। 1686 में दो लुटेरे जहाज़ों ने लाल सागर में अनेक मुगल जहाज़ों को जबरन अधिकार में ले लिया था। इसमें सूरत के मुगल सूबेदार ने अंग्रेज़ों विशेषकर सूरत के अध्यक्ष और बम्बई के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड के विरुद्ध कार्रवाई हेतु उग्रता व्यक्त की थी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक है? ऑप्शन ए फतुहात ए आलमगीरी, ऑप्शन बी आलमगीर नामा, ऑप्शन सी जब्त उत तवारीख, या ऑप्शन डी तुजुक जहांगीरी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तुजुक जहांगीरी। इसी को इकबाल नामा ए जहांगीरी या जहांगीर नामा या मासिर ए जहांगीरी के नाम से भी जाना जाता है। तुजुक ए जहांगीरी को क्रमशः जहांगीर, मुतमिद खां व मोहम्मद हादी द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में किस राजा को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए है विजय राय द्वितीय, ऑप्शन बी कृष्णदेव, ऑप्शन सी है विरूपाक्ष द्वितीय, ऑप्शन डी है देवराय प्रथम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध तुलुवंशी शासक कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज कहा जाता था। उन्होंने तेलुगु में अमूर्तमाल्य तथा संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है लिच्छवी दौहित्र, ऑप्शन बी है विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है अश्वमेघ परिक्रमा, ऑप्शन डी है सरवरा जो चौथा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। समुद्रगुप्त की अमेश्वर प्रकार की मुद्राओं पर अश्वमेध पराक्रम उपाधि अंकित है। वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसकी एक उपाधि लिच्छवी दौहित्र भी थी। संपूर्ण गुप्त वंश में केवल समुद्रगुप्त के लिए ही सरवरा जो छोटा की उपाधि मिलती है। इसके अतिरिक्त उसके सिक्कों पर धनुर्धारी प्रकार के अप्रतिरथ व्याघ्रहनन प्रकार के राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण मिलता है, जबकि विक्रमादित्य उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय की है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में मुगल शासन की स्थापना के पूर्व मुगल शासकों के पूर्वजों की उपाधि क्या थी? ऑप्शन ए है शाह, बी मिर्जा, सी सुल्तान या डी मलिक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी मिर्जा। भारत में मुगल शासन की स्थापना से पूर्व मुगल शासकों के पूर्वजों की उपाधि मिर्जा थी। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, परंतु आमतौर पर इसे मुगल पुकारा गया। 14 फरवरी 1483 को जन्मे बाबर पृथ्वी वंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृ वंश की ओर से चंगेज खा का 14वां वंशज था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तथा माता कुतलुग निगाम कुतलुग निगार खानम थी। 1507 ईस्वी में बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्याग कर स्वयं को बादशाह या पादशाह पद से प्रतिष्ठित किया। अगला प्रश्न है, सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी वीसी पाल या ऑप्शन डी एम मालवीय। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। सन 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के कार्यक्रम के विरोध की अधिक आशंका थी, किंतु गांधी जी ने फिर भी प्रस्ताव पास करा लिया। गांधी जी के समर्थक मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली, याकूब हसन, डॉक्टर अंसारी, जितेंद्रलाल बनर्जी थे, जबकि विरोधियों में मदन मोहन मालवीय व एनी बेसेंट थे। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? टैक्स वसूलने का कार्य सौंपा गया था। ऑप्शन ए समाहर्ता, ऑप्शन बी सन्निधाता, ऑप्शन सी प्रतिवेदक या ऑप्शन डी वज्रभूमिक। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए समाहर्ता। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कर वसूलने, आय व्यय का ब्यौरा रखने तथा वार्षिक बजट तैयार करने इत्यादि के लिए समाहर्ता नामक अधिकारी का उल्लेख किया है। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थापत्यों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 दिया गया है, सूची 2 मिसप्रिंट हो गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था तथा अढ़ाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिजले ने करवाया था। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 2.5 दिन का झोपड़ा इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि अढ़ाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिजले ने करवाया था। कोटला फिरोज शाह तुगलक ने तथा देन पनाह को हुमायूं ने निर्मित करवाया था। सो गाइस, ये था कुल लगभग 60 क्वेश्चंस हुए हैं। ये तीसरी सीरीज थी, इसके पहले मैंने 2 वीडियोस की सीरीज अपलोड कर दिया है। यदि आप लोग उसे नहीं देखें तो ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी दिया गया है और टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है और जो भी क्लास का शेड्यूल होता है वहाँ पर आपको मिल जाता है। यदि ये वीडियो आपको समझ में आता है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होता है, तो आपको बस एक लाइक करना है और एक सजेशन कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों को शेयर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।